Please solve the problem. कौन सी थ्योरम लगेगी? बोलो बताओ, कौन सी थ्योरम लगेगी? है? जोर से बोलो। पैरेलल। तो किसके पैरेलल करेंगे? हमको मालूम है डायामीटर कह रहा हूँ एक्सिस। क्या होता है रिंग में? बोलो क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2। एम आर स्क्वायर तो होता है जब परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस जा रहा होता है सेंटर से। डायमीटर के अलाउंग ये होता है। तो अब क्या करना है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसमें लगा दिए। तो ये क्या कहती है? इस एक्सिस के थ्रू इसको फिर से मैं एक्स एंड वाई एक्सिस मान लेता हूँ। तो एक्स एंड वाई के थ्रू हो जाएगा। पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला बोलो। ICOM प्लस MH स्क्वायर। बस हो गया। ICOM तो यही रहेगा, सेंटर ऑफ मास से ही तो जा रही है। हैं? सेंटर में तो होगा इनका सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से जा रही है। हेलो, नमस्कार जी, बताएं। हाँ तो आ जाइए भैया, आ जाइए। ये क्या कहते हैं, कुंजीलाल है रामघाट रोड पे, उसी के बिहाइंड पीछे। हाँ, उसी के बगल वाली गली में, इसमें सांसद जी रहते हैं। थोड़ा सा आगे चलोगे तो आप जो है 3D मोशन, ठीक है। आइए, तो हो गया। ये इसकी जगह रख दो। और H कितना हो जाएगा? बोलिए। MR स्क्वायर बाई 2 और H हो जाएगा MR स्क्वायर। बोलो प्रियंका, यही फॉर्मूला बनेगा? ये कहेगी जी सर। और अभी क्वेश्चन भी देखा नहीं होगा, ये आ गया। मैंने कहा ये वाला मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रिंग है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ठीक है, तो मैंने इन लोगों से पूछा बताओ कैसे निकालेंगे। तो इन्होंने कहा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकालेंगे। मैंने कहा एक्सिस कौन सा लें? तो इन्होंने कहा कि सर डायमीटर वाला ले लीजिए। तो डायमीटर वाला जो एक्सिस लेते हैं रिंग में, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पहले लिखा हुआ है, कितना होता है? MR स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हमें मालूम है। अब ये इस एक्सिस इसके पैरेलल है, तो पैरेलल वाली थ्योरम लगा दी, सेंटर ऑफ मास प्लस MH स्क्वायर, और फॉर्मूला ये आ गया। तो बताओ क्या बना? 3MR स्क्वायर बाई 2। ये आंसर आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। कर लोगे? चलो, इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूं, कर दीजिएगा। आपका तो काम ही रिपीट करना है। चलो, अब की बार मेजर सेंटर यहां से पास कराना है एक्सिस। निकालो। हम आ गए।
हो गया। इसमें कौन सा थ्योरम लगेगी इंतमाम? प्रियंका बताएगी। बताओ कौन सी थ्योरम लगेगी इसमें प्रियंका? ये एक्सिस डॉट का मतलब बल्कि मतलब बाहर आ रहा है एक्सिस, क्रॉस लगा दोगे तो अंदर जा रहा है। तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बताओ कौन सी थ्योरम लगाएं, कहाँ दिमाग है तुम बताओ। कैसे? दूसरी कौन से लेंगे पैरेलल इसकी शायद लेफ्ट नीचे नीचे की तरफ। यहाँ नहीं नीचे यहाँ। तो फिर हमें पता कैसे रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। तो सेंटर ऑफ मास का हमको ये पता होना चाहिए ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, सेंटर से ऐसे ही पार करा दो तो ये क्या हो जाएगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझको मालूम है, जो जेड एक्सिस के थ्रू जाता है। तो ये क्या होता है? ये एम आर स्क्वायर होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये रख दीजिए एम आर स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस तो मुझे दिख ही रहा है दूर से ही कि ये आर है। तो ये हो गया एच के बराबर आर, तो एम आर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 2 प्लस एम आर स्क्वायर, 2 MR² आंसर। ठीक है। अब होमवर्क में लिखिए, रिपीट करना है बोथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, and spheres. ठीक है। अब वहां पे आपको थ्योरम लगानी है और आंसर निकालना है। कर लेंगे पक्का? चलिए, वेरी गुड। लग रहा है चेहरे से कि कुछ कॉन्फिडेंस था, कर लेंगे। चलिए, अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, टॉर्क। टॉर्क तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बिल्कुल आप इसको कंपेयर कर सकते हैं फोर्स के साथ। फोर्स जो काम करता है, जो हमने एनएलएम वगैरह में पढ़ा था, अगर बॉडी हमको घुमानी है तो वही काम टॉर्क उसमें। ठीक है। तो इसलिए इसका नाम भी हम लिख सकते हैं रोटेटिंग, क्योंकि ये घुमाने का काम करता है। तो रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन वो फोर्स किस काम में आएगा? किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यही है। अब इसमें मैंने फोर्स लगाया तो ये घूम गया। ठीक है, लगा तो मैं फोर्स रहा हूं। ठीक है, फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये रोटेट कर रहा है।
तो ये किसकी वजह से रोटेट कर रहा है? टॉर्क बन जा रहा है, फोर्स जो है टॉर्क बन जा रहा है। और टॉर्क जो होता है वो देखिए यहीं पे समझ लेते हैं उसको भी, क्या होता है? फोर्स लीजिए और जिसके अबाउट घूम रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, कोई भी चीज घूमेगी तो उसका एक्सिस होगा। तो ये बताइए घूम रहा है तो किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? ये जो बीच में बिल्कुल रॉड है इसके सेंटर से काट देंगे, ठीक है ना? तो इसके अबाउट ये घूम रहा है। ओके, तो ये फोर्स और इसका डिस्टेंस, अब यहाँ पे यहीं तक पे खत्म हो जा रहा है, फोर्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे? इस लाइन को बढ़ा दो ऊपर, वेक्टर है ना ये, इसको आगे पीछे कहीं भी बढ़ा सकते हो, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, तो पैरेलल शिफ्ट कर दो, ठीक है? तो इसको आगे पीछे बढ़ा दो, ऊपर कर दो, नीचे कर दो, फोर्स को भी कर सकते हो, ऊपर कर दो, नीचे कर दो, ठीक है? तो ये वाला डिस्टेंस नाप लो, तो ये डिस्टेंस तो दिख ही रहा है कि आर के बराबर है, ठीक है? तो आर, ये वाला डिस्टेंस आर, और जो भी फोर्स लग रहा है वो उनको गुणा करना होगा और आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए, तो अभी हम सब करवाएंगे। तो रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, टॉर्क जैसे। इसका एक और नाम होता है, चलिए फॉर्मूला लिखे पहले। टॉर्क हैंग कर रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, आर पोजीशन वेक्टर है, एफ फोर्स है, ठीक है? और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आर एफ साइन थीटा, ठीक है? तो इसको जो है बेटा हम लोग टॉर्क को या आर इंटू एफ को जो चाहे कह लीजिए, इसको एक और नाम भी दे सकते हैं। वो नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, आर से किसी भी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या कहलाता है? वो मोमेंट लग जाता है उसके सामने। कोई एग्जांपल दे सकते हो? यहाँ स्क्वायर है लेकिन फिर भी कुछ मिलता हुआ है, ठीक है? तो m इंटू इसके साथ r लग गया स्क्वायर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एक और भी तो था, m इंटू r, क्या था वो? मोमेंट ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में नहीं पढ़ा था? मोमेंट ऑफ मास कांस्टेंट होता है m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। चलिए, थोड़ा सा ऐसी जानकारी याद रखने के लिए काम में आई। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। ओके, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, और स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो सीधे सीधे ये हो जाएगा। वो एरो लगा दिया तो ये समझ में आ गया कि ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट बताइए। यूनिट भाई, 1 मीटर है, 1 फोर्स है, तो न्यूटन मीटर हो गई, ये यूनिट हो गई इसकी, ठीक है ना? सिंपल। अब ये बताइए कि यहाँ पे जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल। और लोग बताएं, बोलिए मुस्कान, क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तुम बोलो।
शुक्रिया। बोलो साइज कैसे निकालेंगे डायरेक्शन? क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे निकालते हैं? कितनी मरतबा तो बता चुका हूँ, कम से कम 10-20 बार डिस्कशन हो चुका हूँ। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे या स्क्रू रूल कहते हैं। दोनों में से कोई भी रूल यूज कर लिए, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू। तो ये कैसे यूज करते हैं? चलो अब बताओ। कैसे यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल? हाँ जवाब बोलो, कैसे यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल क्रॉस प्रोडक्ट में? कई मरतबा बताया। तुम बताओ फिर। पहले वेक्टर की डायरेक्शन में थंब। तुम बताओ। चलो तुम बताओ। फोर्स की डायरेक्शन में मतलब अपनी ऊपर को कर्ल करना। बताओ यार, याद रखो कितनी मरतबा, अगर पहली मरतबा दूसरी मरतबा तो चले। जो मैंने बताया था कि पहला जो वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और तुम भी अब आंसर देना शुरू करो, खामोश रहने से काम नहीं मिलेगा। ये पहला वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में जिधर भी होगा, अभी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें देखना, इसके डायरेक्शन में उंगलियों को करेंगे। मान लो ये आर इधर है, ये देखो इसी का एग्जांपल लेता हूं, तो ये मेरा जो है वो आर हो गया, ठीक है, और ये मेरा फोर्स लग रहा है, ठीक, ओके। तो आर के डायरेक्शन में मुझको क्या करना है? उंगलियों को करना है। ये मैंने आर के डायरेक्शन में उंगलियां कर ली, आर ऐसे है ना, तो ऐसे उंगलियां कर ली। और फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इधर उंगलियों को कर्ल करो, इधर या इधर? बोलो इधर करूंगा। कैसे पता चला इधर करो? भाई ये आर को मैं आगे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, उसमें क्या हो गया? एक बार मुझे वेक्टर पता चल जाए तो आगे पीछे शिफ्ट करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको आगे कर लो, पीछे कर लो, पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो ना, तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको क्या किया? आगे शिफ्ट कर लिया, फोर्स तो यही रहा ना ऐसे, तो क्या किया? इसको ऐसे घुमाया, तो टॉर्क किधर लगा है? ऊपर की तरफ, ठीक है। हाँ चलो, तो पहले वेक्टर की तरफ उंगलियों को लिखो फिर से इस बात को अपने वर्ड्स में। जो पहला वेक्टर है, जब भी कोई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मान लो मैंने किया सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसमें इसकी तरफ फिंगर्स को इसके डायरेक्शन में कर लेंगे, और फिर उसके बाद बी वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में उंगलियों कर्ल कर लेंगे। तो अगर उंगलियों को कर्ल करने पर अंगूठा ऊपर आ रहा है तो वेक्टर जो है वो सी का डायरेक्शन ऊपर हो गया। और मान लो कि वेक्टर मैंने ऐसे किया और मुझे उंगलियों को ऐसे कर्ल करना पड़ रहा है तो नीचे आ जाएगा, बस। तो पहले वेक्टर की तरफ उंगलियों को करते हैं, उंगलियों का डायरेक्शन पहले वेक्टर की तरफ होता है और दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियों को कर्ल करते हैं। ये बात भी कई बार बता चुका हूं। अब देखो, ये मैंने उंगलियां इसको कर्ल की, इसी में देखते हैं, इसी को निकाल लेते हैं। चलो निकाल लेते हैं। ये देखो, ये मेरा हो गया आर वेक्टर, ठीक है, ये मेरा लग रहा है फोर्स। अब मुझे उंगलियां बैठ नहीं रही थी मेरी, तो मैंने क्या किया कि इस वेक्टर को भी, ये वाला वेक्टर भी मैं आगे पीछे कहीं भी कर सकता हूँ। ध्यान से समझना इस बात को, वेक्टर को आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। पैरेलल शिफ्ट करना वेक्टर को अलाउ होता है। ऐसे ये भी वेक्टर क्वांटिटी आर भी तो वेक्टर है, इसको भी आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है।
ओके, तो मुझे उंगलियों को अपने सेट करना था, तो उंगलियां मेरी आर के डायरेक्शन में ऐसे हो गई। ओके, अब फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फोर्स तो पीछे है, तो मैंने क्या किया, फोर्स को आगे बढ़ा दिया। अब मुझे समझ में आने लगा, ओहो ये फोर्स मेरा आगे पहुंच गया, तो अब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, तो अंगूठा ऊपर होगा, तो जिस डायरेक्शन में अंगूठा हुआ, थंब हुआ, उसी डायरेक्शन में टॉर्क हो जाएगा। अच्छा देखो, अंगूठा ऊपर है, तो ये अंगूठा मेरे फोर्स के भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो तीसरा वेक्टर आता है प्रोडक्ट करने के बाद, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो मेरा सी वेक्टर होगा, ये परपेंडिकुलर आएगा ए वेक्टर के भी, ठीक है, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा बी वेक्टर। क्लियर होगी बात? आज ये काम हो गया, ठीक है। और आर क्या होता है, आर क्या बताया था फिर से, आर है डिस्टेंस, बल्कि वर्ड लिखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर इज, आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस from axis of rotation। हो गया, जिस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, देखो ये वाला एक्सिस है, इसके अलोंग घूम रहा है, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है। ऐसे कहीं तक भी ले जाओ एक्सिस को, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इस एक्सिस का कोई, हमें इस एक्सिस का खाली क्या यूज है, ये यूज है कि ये कहां पर है, ये यूज थोड़ी है कि इसकी लंबाई लेनी है, लंबाई थोड़ी, तो लंबाई कितनी मिलेगा। ऐसे ही आर क्या होगा, आर ये होगा, तो ये एक्सिस मान लो ये ऐसे जा रहा है, ये होगा, ये आ गया, ठीक है ना। फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा होता, तो अभी देखते हैं क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे, दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये जो है क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए, और इसमें क्या बताया जा सकता है, बस अब क्वेश्चन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती रहेगी। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, पोजीशन वेक्टर है एक, पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये पोजीशन वेक्टर है। मान लीजिए पोजीशन वेक्टर ये मैंने बना दिया, ये x है, ये y है, इसमें मुझे z भी बनाना पड़ेगा, ये z है, अब इसके अंदर मान लीजिए कोई ये पॉइंट है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है यार। तो इसके पॉइंट्स कौन से हैं, 2, 4, 5, जो पॉइंट होते हैं उसी से हम पोजीशन वेक्टर बना देते हैं, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन 0, 0, 0, ओरिजिन हमने 0, 0 लिया है ना। पोजीशन वेक्टर क्या आता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ पे फाइनल क्या है 2, इनिशियल क्या है 0, 2 माइनस 0 i कैप, फिर y कंपोनेंट क्या है 4, यहाँ पे 0, तो 4 माइनस 0 4j कैप, ये पता चल गया j वाला है। ये क्या है 5, 0, 5 माइनस 0 5, ये वाला कंपोनेंट क्या होता है z का, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया z2, ये हो गया x1, ये हो गया y, तो सॉरी हाँ 1 लिया, ये y1 और ये z1। तो जो भी पोजीशन वेक्टर बनता है वो पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से घटा करके बस बना देते हैं, x वाले के साथ i कैप लगा देते हैं, y वाले के साथ j कैप और z वाले के साथ k कैप।
तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसमें एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? फोर्स। फोर्स लगा देते हैं, ये फोर्स लगा, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है। फोर्स का कलर ये फोर्स लगा, और ये एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री, ठीक है। और ले लीजिए कुछ भी क्वेश्चन में जो दिया हम वही ले लेते हैं। ये है आई कैप 3 J कैप प्लस 6K कैप, ये फोर्स दिया हुआ है। अब कह रहा फाइंड टॉर्क। चलिए करिए इसको। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था या कैसे निकालते हैं, याद है? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका? नहीं याद सर, आप ही बताओ। मैग्नीट्यूड निकालते हैं अंडर रूट जो फैक्टर्स हैं उनका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। एक्स वाई जेड के आगे जो फैक्टर है एक्स वाई जेड, उनका स्क्वायर करके रूट कर देते हैं। माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वो स्क्वायर होने पे वो भी प्लस हो जाएगा। जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा इसका। बोलिए। इसका हो जाएगा 81, इसका हो जाएगा 49, इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 50 और 80, 130, 134, 134 न्यूटन मीटर, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। वो ऊपर वाला वेक्टर फॉर्म आ गया। कर लिया। चलो इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो, इस बार दोनों का मैग्नीट्यूड इस वाले फॉर्मूले से करो। हाँ, इस वाले फॉर्मूले से करिए। टॉर्क इज इक्वल टू R/F साइन थीटा। मैग्नीट्यूड रख करके करिए, जल्दी करिए। R का जल्दी से मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर F का निकालिए, फिर थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। ये क्या होता है, ये वाला वेक्टर स्केलर फॉर्म है ना, तो R के मैग्नीट्यूड इंटू F का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। रोटी कह रही है, क्या कह रहे हैं? है बेटा, दिख नहीं रहा है? और बड़ा कर दो, लो और बड़ा कर देता हूँ। 150 डिग्री ये वाला एंगल, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में। एक आध बार और ट्राई करिए, 2-4 मिनट बाद हो गया। चलो अच्छा, ये बताओ दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? अब इस पे तो आप लोगों को डांट पड़नी चाहिए। दो वेक्टर के बीच एंगल निकालते हैं उनके टेल से टेल मिलाकर। तो क्या यहाँ पे टेल से टेल मिली हुई है?
ये तो हेड से टेल मिली, पोजीशन वेक्टर का ये हेड है ना, और फोर्स वेक्टर के लिए टेल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट करिए, तो जब इसको मैं शिफ्ट करूंगा तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो गया। तो ये एंगल जो होगा मेरा, ये थीटा होगा। और ये एंगल कितना है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, तो इसमें से 150 तो ये वाला है, तो ये एंगल कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। हाँ बोलो, 30 आएगा, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से मुझे, 1 मिनट में। हाँ भैया काम हो गया, पूंजी लाइन के जो बगल से रोड आ रहा है एक चीज पता लगती है तो रूट लग ही नहीं रहा था। ऐसा करते हैं हम डायरेक्ट लिख देते हैं वैल्यू। हो गया, क्या आंसर आया, लाइट चली गई, बताएंगे क्या आंसर आ गया, नहीं बताएंगे, मत बताइए, मैं खुद कैलकुलेट कर लूंगा। 45 into 46 ये आ जाएगा 2070, और ये 1/2 है साइन, 30 1/2 होता है, और इसको अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा तो 4 हो जाएगा ये। बोलिए। जी आंसर हुआ। इसको नॉर्मल वैल्यूज वाला सही पॉइंट्स ना है उसका आंसर 36 चलिए फाइनल ये दोनों मेथड समझ में आ गए। हाँ तो अभी फिलहाल जो है ये देखिए इसमें क्या क्या सीखा हमने। एक तो ये कार्टेशियन फॉर्म है वेक्टर की, एक्स वाई एक्स है वो क्या कहते हैं आई जे के। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये रिवीजन कर लिया हमने, निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया और थीटा निकालना सीख लिया। तो ये क्या होता है आर साइन थीटा की अगर आप वैल्यू लोगे तो ये कौन सा डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या तो पोजीशन वेक्टर आप सेम रखो, एक ये भी तो काम कर सकते हैं, तो मिटा दो इसको। चलिए मिटाता हूं।
ये मिटा दिया मैंने। मान लो मैं इस फोर्स का कंपोनेंट ले लूं, तो ये फोर्स है F, ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, F cos 30 और ये F sin 30। तो आप या तो परपेंडिकुलर ये वाला ले लीजिए, ठीक है, या ये ले लीजिए परपेंडिकुलर फोर्स ले लीजिए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, बस ये है, जो आपको आसान लगे वो लीजिए, दोनों से ही सेम फॉर्मूला बनेगा आर एफ साइन थीटा, ठीक है। चलिए अच्छा, इसका डायरेक्शन बताइए कैसे होगा, डायरेक्शन निकाल के बताइए। डायरेक्शन क्या होगा, फिर से वही देखिए, आर का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ये आर, इसको मैंने आगे बढ़ा लिया, तो आर की तरफ उंगलियों को कर दिया, अब उंगलियों को किधर कर्ल करना है, फोर्स की तरफ, फोर्स नीचे है तो नीचे की तरफ कर्ल किया, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, इसका मतलब टॉर्क जो है वो किधर है, टॉर्क है अंदर की तरफ, इसलिए क्या लगाएंगे, क्रॉस लगा देंगे, क्रॉस बताता है कि प्लेन के अंदर जा रहा है, इन साइड की प्लेन है, तो ये हमारा हो गया टॉर्क यहाँ पे इन साइड दी प्लेन। चलिए, तो डायरेक्शन निकालना भी हमको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन और देता हूं, वो आप लोग करिए। ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, फोर्स पोजीशन वेक्टर है 10 मीटर और फोर्स है 100 न्यूटन, ठीक है, एंगल है 120 ये वाला। चलिए टॉर्क निकाल के बताइए जल्दी से। चलिए एंगल्स, चलिए चलिए एक रॉड है, इसे मैंने हिंज कर दिया, क्या कर दिया, हिंज,
इसकी लेंथ 10 मीटर है सपोज, और फोर्स इस पे लग रहा है 37 डिग्री, फोर्स 100 न्यूटन फिर ले लीजिए। चलिए, तो इस पे टॉर्क ये नीचे ना गिरे तो ऊपर मुझे चलिए टॉर्क बताइए कितना लगा। चलिए बताइए टॉर्क कितना लगा। पहले इस कंडीशन में टॉर्क बताइए कितना लग रहा है। फिर दूसरा इसी को मैं रिपीट कर देता हूं। और ये मास है इसका 10 kg, 10 kg मास है इसका। कितना फोर्स लगाऊं कि ये नीचे ना गिरे? दो क्वेश्चन हो गए। ध्यान से मेरा क्वेश्चन समझिए। एक तो यहाँ पे टॉर्क निकालना है आपको, दूसरा यहाँ पे मैंने फोर्स नहीं दिया है, यहाँ पे फोर्स निकालना है। क्या निकालना है फोर्स? कि ये 10 kg की रॉड है, ये नीचे गिरना चाहेगी ना, मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो क्या होगा इसके साथ? ये मैंने अगर इसमें फोर्स लगाया होगा तो रुकी रहेगी, और अगर फोर्स नहीं लगाया तो गिर जाएगी, है ना, ये गिरेगी। तो मुझे यहाँ पे ऐसे 37 एंगल पे कितना फोर्स लगाना चाहिए तो ये गिरे? चलिए दोनों क्वेश्चन अच्छा ऐसा करें इसमें कि पहले हम जो mg के रिस्पेक्ट में फोर्स हाँ इसको निकालें तो इक्वल रख के उसको हाँ इक्वल ही तो फिर फोर्स साइड से करके देखते हैं। बोलिए पहले का क्या आंसर आया? 600 न्यूटन मीटर। 10 इंटू फोर्स कितना आया? 100 इंटू एंगल कितना आया? एंगल साइन 37। यस, रेडियस ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ ठीक है। यस ठीक है। चलिए 1000 साइन 37 कितना आया? 3/5। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 200, तो आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। चलिए इसमें बताइए। इसमें ये बताना कितना फोर्स लगाऊं ये गिरे नहीं नीचे।
इसकी ओके। अच्छा, इसका डायरेक्शन नहीं बताया, डायरेक्शन बताइए टॉर्क का क्या होगा। क्या आया? डायरेक्शन बाहर आया और लोगों का क्या आ रहा है? डायरेक्शन। बस हाँ भाई मुस्कान, क्या आएगा डायरेक्शन? ये आर को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया क्योंकि हाथ ले जाने में आगे आसानी है, ऐसे ले गया, फिर एफ की तरफ मोड़ा, अंगूठा बाहर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, डॉट बना दिया, इसका मतलब बाहर आ रहा है। अब इस वाले का बताइए जल्दी से, फोर्स कितना लगाऊंगे गिरे नहीं, 166.6 ये कर दिया तो आज का कहानी खत्म। 166.6 मीटर। फोर्स आ गया 166.6 न्यूटन। और लोग भी चेक करें। हमारा 166 भी नहीं आया। चलो देखो, एक मिनट। ये रॉड है और अगर मैं कोई फोर्स इधर ना लगाऊं तो हिंज तो रोकेगी नहीं इसको, खाली ये इसको रोटेट करने में मदद करेगी, ठीक है ना? ओके, ये हो। अब देखिए मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, एफबीडी बनाना आता है ना, सीखा है हम लोगों ने। ये रहा एफबीडी बन गया। देखिए क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, जस्ट चेक दिस। एक फोर्स तो ये लग रहा है एफ, ठीक है? इसके दो कंपोनेंट कर लिए मैंने, एक ऊपर और एक ये। है ये वाला एंगल कितना दिया हुआ था? 37 डिग्री, तो ये जाएगा एफ cos 37। इसको बहुत ध्यान से सुनना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन यही है। और ये एफ साइन 37। और बताओ, एफबीडी में सारे फोर्स दिखाने होते हैं ना, तो इसमें बताओ सारे फोर्स। mg नीचे लग जाएगा, गुड। कहाँ लग जाएगा? 90 डिग्री पे लग गया। कहाँ लगाएं? रॉड तो 10 मीटर की लंबी है, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास किस लिए लिया जाता है? इसीलिए तो कि मान सकते हैं कि वहां पे सारा मास लोकेटेड है, तो सेंटर ऑफ मास पे हम mg को लगाएंगे, वरना कहाँ लगाएंगे? हर जगह तो मास ही मास है, तो कहाँ पे लगाऊंगा मैं? तो हमें वहां पे लगाना होगा, इसीलिए तो सेंटर ऑफ मास सीखा था। और रॉड है तो हमको मालूम है रॉड का मास, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, सेंटर में लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो बस ये हमने यहाँ पे सेंटर पे mg लगा दिया, और mg कितना हो जाएगा? फोर्स मास है 10 और g है 10, तो 10 इंटू 10 100 हो गया। बोलो मुस्कान, ठीक है? न्यूटन नीचे लग गया। और फोर्स बताओ क्या लग रहा है इस पे? कोई और लग रहा है? कोई और फोर्स दिख रहा है? हाँ जी,
एक फोर्स ये हिंज लगा रही है ऊपर की तरफ, उसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स R1, ठीक है। और एक इधर लगा रही है, इसको हम कहते हैं Rx। इसी की वजह से तो ये इधर नहीं जा रही ना भाई, जब ये नीचे गिरेगी, ऐसे गिरी तो आगे भी तो जाती है, किसने रोका है इसको आगे जाने से? ये इस पोजीशन के अराउंड रोटेट कर रही है, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाई, 1 इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी, 1 मिलीमीटर भी। तो कौन चीज रोक रही है इसको? ये रिएक्शन फोर्स, हिंज जो इसके ऊपर लगा रही है, रिएक्शन फोर्स वो रोक रहा है, ठीक है। और नीचे भी नहीं आ पाई जरा भी, तो उसको किसने रोका है? उसको R1 ने रोका है। बात समझ में आई? डायग्राम बनाओ जल्दी करो। ये क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। किसका? FBD अभी तक आपने नॉर्मल बॉडीज का बनाया था, ये रोटेटिंग बॉडीज का फ्री बॉडी हो गया। बहुत अच्छा साफ साफ बनाना। ये मैंने फोर्स और mg लिया, वो दो फोर्स जो लग रहे हैं उनको क्यों नहीं लिया? वो भी तो फोर्स लग रहे हैं, वो वाले क्यों नहीं लिए? चलो बताओ। mg के बराबर तो R हो जाएगा और f के बराबर। अरे ये दोनों फोर्स लग रहे हैं तो इनका भी तो टॉर्क लूंगा ना, तभी तो होना चाहिए। जितने फोर्स लगेंगे उतना टॉर्क पैदा होगा। बोलो क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि इनका दोनों का टॉर्क 0 है। चलो जल्दी से बताओ 0 क्यों है? ये समझ में आया? R0, अरे यार वहीं पे लग रहा है जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, तो R0 नहीं हो गया? R0 हो जाएगा तो फोर्स अपने आप टॉर्क 0 हो जाएगा, कितना भी फोर्स लगा लूं, ठीक है ना। अगर मैं जहां पे घूम रहा है वहीं पे लगाना। अच्छा चलो आज दरवाजा खोल ही देते हैं, ये वाला, ये देखो, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये है। मैं फोर्स यहां लगाऊं, ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा हूं, ठीक है। तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा? ये पोजीशन वेक्टर हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है इससे, और जो फोर्स लगा रहा हूं ये फोर्स ये हो गया। अब मैं फोर्स यहाँ लगाऊंगा तो देखो डिस्टेंस छोटा हो गया। बेटा खड़ा दिख नहीं रहा तो इधर आ जाओ। नहीं अब तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगाऊंगा तो ये डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब मुझे फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ लगाऊंगा और डिस्टेंस छोटा, तो और फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क उतना ही लगेगा जितना दरवाजे को चाहिए घुमाने के लिए, तो मुझे डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, वो क्या कहते हैं? फोर्स बढ़ाना। और अगर मैं यहाँ पे लगाने लगूं फोर्स, तो ये घूमेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि R जो है 0 हो गया, तो टॉर्क इन्फिनिटी चाहिए। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स तो इसी एक्सिस से पास हो रहा है, ये वाला भी इसी से पास। ऐसे तो ये वाला कंपोनेंट भी ले सकते थे फोर्स का, F cos 37 क्यों नहीं लिया? साइन क्यों लिया? क्योंकि साइन वाला परपेंडिकुलर है। ये वाला देखो, ये भी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है, ये देखो। हाँ, ये फोर्स भी एक्सिस, भाई वेक्टर को तो मैं आगे पीछे कहीं भी कर सकता हूँ, तो ये भी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है, इसलिए इसके लिए भी R0 है। इन तीनों के लिए R0 है, इसके लिए भी R0, इसके लिए भी R0, इसके लिए भी R0। सिर्फ इसके लिए R0 नहीं है और इसके लिए R0 नहीं है, इसलिए मैंने उनको नहीं लिखा है। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरा आ जाएगा 5 से 10 कट गया, ये कट गया, ये हो गया 50,
साइन 90 होता है 1, तो इधर आ गया 50 और इधर हो गया f साइन 37 कितना होता है, कोई मुझे बता दे। 3/5 होता है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आए तो 550 था 250 डिवाइडेड बाय 3, ये इतने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। गुड। अब चेक करो, अगर मैं ये एंगल ना देता, अगर मैं एंगल पे ना देता, मैं कहता मेरा फोर्स पूरा का पूरा सीधा ही लग रहा है, तो जो मेरे फोर्स का इस डायरेक्शन में नुकसान हो गया वो नुकसान नहीं होता। पूरा का पूरा जितना लगा रहा हूँ मैं ऐसे सीधा लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाता, वो नुकसान इधर वाला बच जाता, क्योंकि ये वाला तो कोई टॉर्क पैदा ही नहीं कर रहा ना, तो ये नुकसान में जा रहा है। तो अगर मैं बिल्कुल सीधा लगा दूं, लगाओ सीधा, चलो यहाँ पे लगाओ बिल्कुल सीधा, तो देखो क्या चेंज आता है। यही क्वेश्चन सेम, इसका पहले FBD बनाओ और यहाँ पे लगाओ, सीधा फोर्स लगाओ।